नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज अपने देश से प्यार करने वाले हर भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वैसे तो खुलासा शब्द सुन सुनकर आप परेशान हो चुके होंगे और अपना बहुत सारा कीमती समय भी खुलासों के चक्कर में बर्बाद कर चुके होंगे, लेकिन आज जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वो पूरे देश के हितों से जुड़ी हुई हैं और उन बातों को आपसे अब तक छिपाया गया है। आपको ये बात बहुत चुभेगी कि भारत सरकार कुलभूषण जाधव के मामले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का पक्ष रखने वाले वकील खावर कुरैशी की सेवाएं ले चुकी है। ये काम आज से 13 साल पहले सन 2004 में हुआ था और तब देश में कांग्रेस की सरकार थी। आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी का हाथ कांग्रेस के साथ था। अब सवाल यह है, क्या भारत अपनी क्रिकेट टीम के कोच के रूप में कभी किसी पाकिस्तानी को रख सकता है? क्या हाफिज सईद या दाऊद इब्राहिम अगर कोई लॉ फर्म बना लें और उनके पास दुनिया के बेहतरीन वकील हों, तो क्या भारत सरकार दाऊद और हाफिज सईद की कंपनी से सेवाएं लेगी? क्या पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति के हाथों में भारत की संवेदनशील जानकारियां सौंपी जा सकती हैं? अगर इन मामलों में ऐसा नहीं हो सकता तो फिर भारत सरकार एक पावर प्लांट से जुड़े सारे डिटेल्स उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकती है जिसकी आस्थाएं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं? पाकिस्तान के साथ लंबी दुश्मनी का इतिहास होने के बावजूद 2004 में भारत सरकार ने एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को देश का वकील क्यों चुना? ये सवाल एक गहरे विश्लेषण की मांग करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यही है। वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के हाथों करारी हार के बाद पाकिस्तान में भी हंगामा मचा हुआ है। वहां का मीडिया सरकार को दोष दे रहा है, जबकि वहां के एक्सपर्ट्स वकील खावर कुरैशी को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर अपनी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। पाकिस्तान में माहौल वैसा ही है जैसा तब होता है जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किसी मैच में भारत से हार जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पाकिस्तान में टीवी नहीं तोड़े गए। यह पाकिस्तान से इंपोर्ट किया गया एक वीडियो विश्लेषण है जो आज आपको मिस नहीं करना चाहिए। और आज से ठीक 305 दिन पहले 18 जुलाई 2016 को हमने आपको बताया था कि कैसे कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है। हमारी रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पिछले वर्ष अगस्त में इस मामले में एक रिपोर्ट दर्ज की थी और अब एक कदम आगे बढ़कर NIA ने कश्मीर में आतंकवादियों की फंडिंग के मामले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी सहित 4 नेताओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। कश्मीर से जुड़ी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई थी। इसके लिए फॉलोअप के लिए कुछ समय पहले जी मीडिया की एक टीम फिर से कश्मीर गई थी और वहां से हमें कई बड़ी और महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। आज NIA की जांच के साथ साथ कश्मीर के अंदर की इन सूचनाओं को डीकोड करना भी जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कुलभूषण जाधव केस में करारी हार के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक याचिका में कोर्ट से 6 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ICJ में वकीलों की नई टीम भेजने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि नई टीम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मजबूती से पक्ष रखेगी। पाकिस्तान की प्रमुख विपक्षी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आरोप लगाया है कि ICJ में नवाज सरकार ने 7 करोड़ खर्च करके कमजोर वकीलों की टीम भेजी थी। NIA ने कश्मीर में पाकिस्तान से हो रही आतंकी फंडिंग पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 4 बड़े नेताओं की जांच शुरू कर दी है। NIA के 5 अफसरों की टीम ने आज श्रीनगर पहुंचकर काम शुरू कर दिया। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी, नईम खान, फारूक अहमद डार और गाजी जावेद बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि हुर्रियत लीडर्स को पाकिस्तान के ग्रुप से, टेररिस्ट ग्रुप से पैसा आ रहा है यहाँ कश्मीर में सबवर्सिव एक्टिविटीज करने के लिए, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए, स्कूल्स को जलाने के लिए। इस सूचना के आधार पर ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमने दर्ज की है और अब हमारी जांच शुरू हो गई है। जी न्यूज ने 1 साल पहले खुलासा किया था कि कश्मीर में नौजवानों को पत्थरबाजी के लिए उकसाने और सरकारी इमारतें जलाने के लिए ISI पैसा भेज रही है और ये फंडिंग लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के जरिए हुर्रियत नेताओं तक पहुंचाई जा रही है। इस पूरी कश्मीरी कौम को जलील किया जा रहा है, इस तहरीक को बदनाम किया जा रहा है।
इस बीच ईडी ने भी हुर्रियत नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। शाह को 25 मई को पेश होने को कहा गया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। बारामूला में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करने के बाद जेटली ने कहा कि सेना घुसपैठियों को रोकने के लिए हर वक्त तैयार है। दुश्मन जब जब सीज फायर तोड़ेगा, सेना हर बार मुंह तोड़ जवाब देगी। We'll go very hard on the militants, particularly the militants who have crossed over from the other side, because they are the ones who are responsible for creating this situation in the state. रक्षा मंत्री ने एलओसी पर सेना के कमांडर से सुरक्षा ब्यौरा लेने के बाद जवानों से भी मुलाकात की। जेटली ने अलगाववादियों को भी कड़ा संदेश दिया और कहा कि आतंकवाद बाहरी हो या भीतरी, सरकार दोनों को सख्ती से जवाब देगी। कश्मीर में हिजबुल कमांडर रहे आतंकी जाकिर मूसा ने नया संगठन बनाने का ऐलान किया है। मूसा ने कहा कि कश्मीर में शरिया कानून लागू करने के लिए उसका समर्थन आतंकी संगठन अलकायदा को है। मूसा ने कश्मीर में हुर्रियत नेताओं को धमकी देते हुए कहा था कि उसकी लड़ाई कश्मीर को इस्लामी राज्य बनाने के लिए है और अलगाववादियों ने इसे सियासी संघर्ष बताया तो उनके सिर काट दिए जाएंगे। हिजबुल ने मूसा की इस धमकी को समर्थन देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मूसा ने खुद को हिजबुल से अलग कर लिया था। जीएसटी काउंसिल ने आज सर्विस सेक्टर के लिए जीएसटी दर तय कर दी। ये दरें 5, 12, 18 और 28% होंगी। 1000 से कम किराए वाले और छोटे रेस्टोरेंट पर 5% टैक्स होगा। 1000 से 2500 रुपए के किराए वाले होटल पर 12%, वहीं 2500 से 5000 रुपए के किराए वाले होटल पर 18% और 5000 रुपए से ज्यादा किराए वाले होटल पर 28% का जीएसटी लगेगा। From 1000 rupees to 2500, it will be 12%. 2500 to 5000 will be 18%. जीएसटी काउंसिल के मुताबिक हेल्थ केयर और एजुकेशन पर टैक्स छूट जारी रहेगी, लेकिन टेलीकॉम सर्विसेज पर 15% की बजाय 18% टैक्स लगेगा। अनाज, दूध समेत कई खाने पीने और जरूरत की वस्तुओं को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति और दूसरे लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने पिछले दिनों कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर छापेमारी के बाद सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के बाद ये कार्रवाई की है। सीबीआई की छापेमारी के 2 दिन बाद कार्ति चिदम्बरम लंदन चले गए। ईडी ने कार्ति के अलावा आईएनएक्स मीडिया और इसके निवेशकों पीटर मुखर्जी और इंद्राणी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। कार्ति चिदम्बरम पर आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ एफआईपी शर्तों की अनदेखी के मामले की जांच में हेरफेर करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। अब जो लगाई गई है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। उसमें कई पावर्स हैं। एक तो अरेस्ट कर सकते हो, दूसरा है कि प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो। कोल ब्लॉक आवंटन केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को दोषी करार कर दिया है। स्पेशल कोर्ट ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव केएस क्रोफा, तत्कालीन निदेशक केसी समारिया और बाकियों को भी दोषी ठहराया है। इन लोगों को मध्य प्रदेश में थेसगोड़ा बी रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक का आवंटन केएसएसपीएल को करने में की गई अनियमितताओं के मामले में दोषी ठहराया गया है। कोर्ट 22 मई के फैसले में ये बताएगी कि किस दोषी को क्या सजा दी जानी है। कोर्ट ने हालांकि सीए अमित गोयल को इस मामले में बरी कर दिया है। एचसी गुप्ता, क्रोफा और समारिया के अलावा अदालत ने कंपनी के एसएसपीएल और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार अहलूवालिया को भी दोषी ठहराया है। सीबीआई का आरोप था कि केएसएसपीएल ने कोल ब्लॉक के लिए जो आवेदन दिया था वो अधूरा था और उसे मंत्रालय की ओर से खारिज कर दिया जाना चाहिए था। कंपनी ने अपनी नेटवर्थ और मौजूदा क्षमता को गलत बताया। राज्य सरकार ने भी कंपनी को कोई कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश नहीं की थी। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और पार्टी से बर्खास्त विधायक कपिल मिश्रा ने फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल के तार हवाला कारोबार से जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी में हवाला कंपनियों से पैसा आया। पिछले संडे को मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और सबूत पूरे देश के सामने रखे थे कि किस प्रकार से हवाला और काला धन आम आदमी पार्टी के खाते में आ रहा है। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि मुकेश कुमार नाम के जिस व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ का चंदा देने की बात कबूली है, उसे केजरीवाल ने हवाला के धंधे का सच छिपाने के लिए इस्तेमाल किया है। क्योंकि जांच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गई है, इसीलिए एक आदमी को आखिरी बलि का बकरा बना के कल अरविंद केजरीवाल सामने लेके आए थे।
उत्तराखंड के विष्णुप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से चट्टान खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। सड़क बंद होने से करीब 15,000 टूरिस्ट फंस गए हैं। बारिश की वजह से दोपहर बाद पहाड़ से हाईवे पर पत्थर गिरने शुरू हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने यात्री वाहनों को जाने से रोक दिया। चट्टान गिरने से हाईवे का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। बद्रीनाथ धाम में फंसे हुए यात्रियों को फिलहाल वहीं रुकने के लिए कहा गया है। जहाँ तक यात्रियों का प्रश्न है, तो क्योंकि सूचना हमारे पास पहले से थी, तो हमने पहले से अलर्ट थे, इसलिए कोई कैजुअलिटी नहीं है। कुछ यात्री गोविंद घाट में हैं, तो उनका अरेंजमेंट हम लोगों ने गुरुद्वारा में करा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। योगी ने अपराधियों से कड़ाई से निपटने की बात कही है। पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से, और यह तय है कि अगर किसी ने किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया, तो फिर उसको अपने भविष्य के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। वहीं यूपी में सीएजी की रिपोर्ट से 5 साल राज करने वाली अखिलेश सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अखिलेश सरकार के फैसलों की वजह से उत्तर प्रदेश को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ। 20 करोड़ के बेरोजगारी भत्ते बांटने के लिए अखिलेश यादव की सरकार ने 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यूपी का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार 31 मई को अयोध्या जाएंगे। योगी दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास से अयोध्या के मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। सीएम मणिराम दास छावनी भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करेंगे और छावनी में कथा के शुभारंभ में भी हिस्सा लेंगे। चुनाव आयोग ईवीएम से छेड़छाड़ साबित करने की चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। कल इसके लिए तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आयोग की ओर से ईवीएम और वीवीपैट मशीन पर कल करीब 2 घंटे का डेमो भी दिया जाएगा। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस, बीएसपी और एएपी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद 12 मई को चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। उसी मीटिंग में आयोग ने कहा था कि ईवीएम को गलत बताने वालों को अपने आरोप साबित करने होंगे। केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का आज भोपाल के पास नर्मदा किनारे बांद्रा भान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दवे की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। अनिल माधव दवे का अंतिम संस्कार उनकी वसीयत के मुताबिक बिना किसी कर्मकांड के हुआ। भोपाल में उनके निवास से सुबह अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कंधा दिया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और आरएसएस नेता मौजूद थे। अनिल माधव दवे का कल दिल्ली में हार्ट अटैक से निधन हो गया था।